धनबाद के सोनार डीओपी क्षेत्र के टांडाबाड़ी में जो भूधसान की घटना पिछले दिनों हुई थी, इस वक्त हम लोग उसी जगह पर मौजूद हैं और यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी भयावह दिख रहा है। आप सामने जो देख पा रहे हैं, जो ये मिट्टी के मकान हैं वो पूरी तरह से जर्जर हैं और आधा जो है वो मकान पूरा धंस चुका है। और बताया जा रहा है कि जिस रात यह घटना हुई थी उस रात तक, उसके अगले दिन तक जो है यह घटना या दीवारें जो है वो दुरुस्त थी और इसके कुछ पीछे तक जो है मकानें वो धंसी हुई थी और जहां 3 लोगों के दबने के बाद जो है मौत हो गई। और उसके बाद अगले दिन यह घटना हुई और अगले दिन यह जो दरारें आप देख पा रहे हैं, यह दरारें यहाँ से फटी हुई है। देखिए घर जो है वो टाटी लगा हुआ है, घर में कोई नहीं है, सब लोग घर से नज़ारद हैं, भागे हुए हैं अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर के। पूरा घर जो है वो सूना आपको नज़र आ रहा होगा। घर में भगवान की तस्वीर भी है, गैलन भी रखा हुआ है। मानिए कि इस घर में लोग रहते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इस घर में कोई नहीं है और घर के लोग भाग चुके हैं। हम नीचे की अगर दरारें आपको दिखाएं तो देखिए यह जो ज़मीन है वो पूरा फट चुका है और इसमें अभी भी दरारें हैं। और अगर हम 10 कदम और आगे यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर जो गैस रिसाव है वो भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि जहरीली गैस है, बहुत अधिक। आप अगर वहाँ पर रहेंगे तो आप सांस लेने में भी आपको तकलीफ हो जाएगी और घुटन सी महसूस होगी। ये जो आप घर देख पा रहे हैं जिस पर लोहे का गेट लगा हुआ है, इसका दीवार आप देखिए किस तरह से बीच से फट चुका है और यह भी पूरा धराशायी हो गया है। इसके ये भी पूरा बर्बाद होने के कगार पर है। इसके अगर हम आगे की बात करें तो एक माइंस चलता है और वहीं माइंस के सामने यह एरिया पूरा बना हुआ है। टंडवारी बस्ती इसका नाम है। हम सहयोगी को कहेंगे कि ज़रा इधर भी दिखाएं। ये पूरा दीवार टूटा हुआ है और इधर से हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि प्रशासन ने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। देखिए पूरा दीवार धंसा हुआ है। यहाँ पर लगभग 2000 लोग इस इलाके में रहते थे और वो जो 2000 लोग यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ से लगभग समझिए तो पलायन हो चुका है। अब स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई है कि जान माल का खतरा जो है लोगों पर आन पड़ा है। जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम लोग अधिक जानकारी लेंगे। आदर्श भाई हमारे साथ है। आदर्श भाई, सबसे पहले बताइए कि ये घटना कब की है? ये घटना 2 दिन पहले की है। उस बीच में यहाँ पर हुआ क्या था कि करीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास कुछ परिवार यहाँ रह रहते हैं। बताया जाता है कि मोनू राम जो बीएसएसएल कर्मी हैं और गीता देवी उसकी बेटी है और एक बगल के रहने वाली सरिता देवी, वो उनके घर में आके बैठी हुई थी। इसी बीच जोर से आवाज़ आई और घर दब गया और मलबे में वो दबे हुए थे। चीख पुकार मची हुई थी पूरी और उनकी बेटी भागी भागी सोनाडी ओपी गई, लेकिन इस राहत मांगने के लिए, मदद करने के लिए। मदद कार्य में काफ़ी समय विलम्ब हुआ। करीबन 3-4 घंटा के बाद रेस्क्यू टीम आई। रेस्क्यू स्टार्ट होते होते वो शायद उस समय तक वो अपने दम तोड़ चुके होंगे। लगभग 3 लोग थे। और ये क्या रिश्तेदार थे? हाँ, एक पिता पुत्री थी, एक बगल की चाची थी। हाँ, अभी तीनों का देहांत हो गया? अभी तीनों को देहांत हो गया। अच्छा, रेस्क्यू टीम के आने में कितनी लेट हुई? लोग ये अभी सवाल कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम के आने में भी लेट हुआ, उन्हें मलबे से निकालने में भी लेट किया गया। और अगर पहले कुछ कर लिया जाता, प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई करती और तुरंत उसको, अगर जो एनडीआरएफ की टीम है या फिर जो स्थानीय टीम है उसको अगर निकाला जाता तो वो बच सकते थे। सही बात? हाँ, ये बात सही है। परिजनों ने जब NH-32 को जाम किया तब जाके प्रशासन कहीं हरकत पे आई। इस बीच पथराव को भी सूचना मिली थी कि थाने पर पथराव हुआ। अगल बगल की जो जिला में और भी थाने, वहाँ के फोर्सेस आ गई, तभी जाके यहाँ पर बीएसएसएल को बुलाया गया। बीएसएसएल की रेस्क्यू टीम को इस जगह का उतना ज्ञान नहीं है, कि नॉलेज नहीं कि जगह पर कहाँ पर क्या चल रहा है। जबकि बीएसएसएल का काम चल रहा है, फिर भी बीएसएसएल को मालूम नहीं है कहाँ पर क्या है। जबकि हम लोग देख सकते हैं थोड़ी दूरी में, ज़्यादा दूर भी घर नहीं ज़्यादा सा है, वो आराम से जाके बचा के निकाल सकते थे। लेकिन काफ़ी समय हुआ, करीबन 6-7 घंटा विलम्ब हुआ उन्हें निकालने में। रात के तकरीबन 2:40 के आसपास उन्हें निकाला गया वहाँ से। तो जैसे जिस तरह से हम लोग यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, तो यहाँ से जो पुनर्वास योजना सरकार की है उसके तहत यहाँ के लोगों को अलग जगह पर बसाया नहीं गया था क्या? नहीं, लोग बसाया नहीं गया। और उसी दिन ये भी सूत्रों के हवाले से खबर, उसी दिन एक बैठक भी हुई थी गांव में यहाँ पर छोड़ने के लिए, क्योंकि पूर्व में 1.5 से 2 महीने पहले यहाँ पर एक गैस रिसाव की घटना घटी थी और यहाँ पर वो खाली करना चाह रहे थे। लेकिन समय बीएसएसएल की लापरवाही कही है कि यहाँ पर उतना समय लगा। बीएसएसएल को काम ही नहीं करे इस क्षेत्र में। वो नहीं देख रही है कि माइंस कहाँ पर चल रहा है। अगर कोई हाँ, प्रशासन के अवैध माइन बहुत बड़ा चुनौती है। अगर किसी प्रकार अगर अवैध माइंस में कोई धंस जाता है या मर जाता है तो प्रशासन को नॉलेज नहीं। ये पूरा का पूरा कोलांचल जो है वो डेंजर जोन में घोषित हो चुका है। मतलब कर देना चाहिए प्रशासन को। जहाँ पर अवैध मुहाने हैं वहाँ पर, अगर मुहाना अवैध भी था
तो प्रशासन या बीसीसीएल को पहले कभी इन्होंने फीलिंग नहीं बाद किया। में वो लोग हरकत में आए, एसडीएम जो लोकेश बोरंगे हैं, उन्होंने बाद में आकर के जो तमाम मुहाने थे उनको बंद करवाने का काम किया, जो गाड़ियां चल रही थी उनको रोका गया और जो अवैध कोयला खनन हो रहा था उसको रोका गया। तो क्या पहले प्रशासन को इस चीज की भनक नहीं होती है कि यहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं तो उसको बंद किया जाए, क्योंकि जान माल का नुकसान है लोगों को? अब ये तो प्रशासन को ही पता होना चाहिए कि वो उन्हें भनक है या नहीं है। अभी भी बहुत सारे जगह पर अवैध माइंस चल रही है। प्रशासन और जो लोग हैं वापस जनता है, कभी खबर आती है तो वो लोग ट्विटर पर कंप्लेन करते हैं सियासत वगैरह को, लेकिन वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं होता। सरकार की ओर से खनन प्रहरी एप्लीकेशन के बारे में जागरूक किया गया है, लेकिन ये 6-7 साल पहले से ये यहाँ पर क्षेत्र में है, लेकिन अभी अभी तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ है। एक सूत्र का कहना है कि जो कुछ थे वो उन्होंने खनन पर ही एप्लीकेशन में 7-8 दिन पहले कंप्लेन की, तो अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार भी गंभीर नहीं इस मुद्दे पे कि लोग खनन प्रहरी एप्लीकेशन होने के बावजूद भी कार्रवाई करें नहीं करें। हमने एक डाटा देखा है कि खनन प्रहरी 2023 के आसपास में करीबन 500 कंप्लेन हुई थी, खनन प्रहरी में शिकायत दर्ज की थी, उसमें मात्र 73 कंप्लेन जो सही पाई गई है, बाकी 400 कंप्लेन फॉल्स है। ये फॉल्स सही करना तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि जीपीएस लोकेशन फोटो वहाँ पर जाता है, तो फॉल्स का सवाल है। प्रशासन नहीं चाहती कि अवैध माइंस बंद हो, वो इसी तरह टाल मटोल हो रहा है। प्रशासन चाहती तो ये घटना घटती ही नहीं। और सबसे बड़ा लापरवाही बीसीसीएल का इसमें, अगर जहाँ पर बीसीसीएल ने माइंस चलाया उस जगह को बालू से कभी फिलिंग करने का प्रयास नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जो बीसीसीएल द्वारा किया गया, और उसी का परिणाम है कि आज अवैध माइंस हर जगह रेट हाउस खोली हुई है पूरे कोयलांचल में, और पूरा कोयलांचल कभी भी बैठ सकता है। इसका आप देख सकते हैं धीरे धीरे हर जगह घटना घट रही है। पूरे धनबाद जिले में इस तरह से घटना घटती ही जा रही है रेगुलर। अब सुनने को मिलेगा आपको कि फलना जगह धंसा है, फलाना जगह धंसा। और इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि कोयलांचल में जिस दिन ये घर धंसा है उस दिन सुबह में बारिश हुई थी, आधा घंटा लगभग बारिश हुई थी। इस कारण भी यहाँ पर ये जमीन कमजोर हुई है। और देखिए पूरा का पूरा घनी आबादी क्षेत्र है, 2000 की आबादी लगभग होगी। तेतुलिया है, बहिराडी पंचायत आता है। सोचिए कि यहाँ के लोग अब कहाँ जाएंगे। बीसीसीएल अभी भी वैसा सटीक कार्रवाई नहीं, युद्ध स्तर पर कार्रवाई करे। सब रैयत है यहाँ पर, उनकी अपनी जमीनें हैं या बीसीसीएल का जमीन? कुछ रैयत है, कुछ क्वार्टर में है, कुछ बीसीसीएल कर्मी है। बीसीसीएल कर्मी है तो जाहिर सी बात है कि वो बीसीसीएल क्वार्टर में रह रहे होंगे, तो उन्हें शिफ्ट करने की योजना है बीसीसीएल के द्वारा। लेकिन यहाँ तक कि बीसीसीएल अपने कर्मियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो बाकी जो यहाँ पर रहने वाले रैयत है या लोग हैं उनकी क्या सुरक्षा करेगी? सबसे बड़ी बात है कि हमने यह भी देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो अधिकतर दलित समुदाय के लोग हैं। दलित समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, चाहे वो भुइयाँ हो या फिर यहाँ की जो स्थानीय जन उपजातियाँ हैं वो लोग हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो आयोग है उसको भी जो है सो संज्ञान में लेना चाहिए कि ST/SC आयोग जो जिस पर काम। ये बात सही है, जनजातीय आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 3 जो लोग मरे हैं वो जनजातीय समुदाय से आते हैं, गीता राव, मोनू राव, सरिता देवी। प्रशासन को समझना चाहिए कि आदिवासी ही खतरे में है। यहाँ तो आदिवासी के नाम पर सरकार बनाई थी, झारखंड में सरकार बनी है, लेकिन देखिए जो मरने वाले लोग हैं वो आदिवासी हैं। अगर फलना दिन कहीं न्यूज़ मिलता है जो मरने वाले लोग कौन है तो वो आदिवासी हैं। मतलब आदिवासी का समुचित शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, चाहे वो ऊपर से शोषण हो, चाहे वो ऊपर घर बना कर रहे उसमें शोषण हो रहा है, वो नीचे जा रहा है उनको शोषण हो रहा है। और यहाँ पर बोलने की आज़ादी लगभग कोयलांचल में खत्म हो चुकी है। अगर जो बोलेंगे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे लोग हो, डंटे से धमकाया मारा जाएगा, बाकी बोलने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। मतलब अगर जैसे कोई आदमी अगर यहाँ ये सब चीज़ें देखता है और वो अगर प्रशासन को सूचना देता है या फिर वो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो उसके ऊपर भी लोग नज़र रखते होंगे, उसको भी उसके साथ भी मारपीट की घटना सुनने में आती होगी या फिर उसको भी डराया धमकाया जाता होगा। हाँ, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पहले बहुत बार भी कंप्लेन की गई है, और यहाँ पर खुद बीसीसीएल के एक अधिकारी आए थे GMDT करके, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर कई बार अवैध जो कोयला जब्त किया गया है। लेकिन ये सोचना चाहिए था बीसीसीएल के जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, अगर यहाँ पर कोयला निकल रहा था तो उसको मुहाने के बढ़िया से फिलिंग क्यों नहीं की गई? अगर फिलिंग करके वहाँ पर अगर OB को ही ढंग से भर दिया जाता तो क्या खोलने का है प्रशासन? मतलब कोई भी खोल सकता नहीं। यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो अवैध कारोबार करे उनकी गलती, यहाँ पर साफ गलती बीसीसीएल की है, क्योंकि बीसीसीएल अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का हिफाजत करने सक्षम नहीं है। जो CISF है वो एकदम सक्षम नहीं है कि वो अपनी संपत्ति की हिफाजत करे, बीसीसीएल सक्षम नहीं है। हमारे साथ और भी यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनका ये मकान अगल बगल में है, उनसे भी हम जुड़ेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा धनराज कुमार हरई। ये सब जो घर दिख रहा है जो मलबे में तब्दील हो गया, ये घर किसका है? ये सब ये इसका नाम तो भूल गए। बीसीसीएल नौकरी करता है जिसका पत्नी एक्सपायर हुआ। क्या हुआ अभी छोड़ करके सभी भाग एक ठो मोनू राव, उसका बेटी गीता देवी। गए? उम्र का होगा मोनू राव? वो 55 के आसपास मतलब होगा। वो वयोवृद्ध व्यक्ति थे। हाँ, और और उसका लड़की था गीता कुमारी, उसका उम्र कितना होगा? वही 16 के।
16 साल की गीता भी इसमें धंस गई। मोनू राव नामक एक व्यक्ति है जो 55 वर्षीय थे, बीसीसीएल में वो काम करते थे क्या? नहीं, वो टेम्पोररी थे। टेम्पररी काम, वो मजदूर थे। और उनकी मतलब पत्नी भी जो है इस नहीं, वो बगल वाला पत्नी था उसका। अच्छा, बगल वाला घर है, मतलब पड़ोसी हम पारिवारिक संबंध। तो ये घटना कब की है? लगभग कितने बजे आप लोगों को? शाम को करीब यही 6 बजे, 5:30 के 6 के बीच में हुआ था। चीख चिल्ला रहे होंगे लोग, अचानक से आपको कैसे पता चला आप लोगों को कि वहाँ पर ऐसी घटना हो गई? अचानक हम लोग चाय पी रहे थे घर पे, तो लगा कि ब्लास्टिंग हुआ, पूरा जोरों से आवाज़ हुआ धंसने का। तो सब सारा आदमी दौड़ के बाहर निकला, देखा कि सब दौड़ रहा इधर कि घर दब गया, घर दब गया। तो सब हल्ला करने लगे कि कोई दबा के, कोई दबा। बोला हाँ 2-3 ठो था घर में, दब गया। तो इधर हम लोग डर से मतलब बचाव के लिए नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही से इतना ही ज़्यादा कोयला निकल चुका कि हम लोग को मालूम था कि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। और एक बेग भूधसान हुआ तो इधर डर से कोई नहीं आया देखने के लिए। जिनके घर में जो 3 मौतें हुई, उनका परिवार अभी कहाँ पर है? अभी तो नहीं मालूम वो लोग कहाँ पर है, लेकिन देख रहे 2 यहाँ पर स्कूल में रूम दिया हुआ, सब वहीं पर सोया हुआ। हाँ, और इधर के नीचे तरफ का बस्ती है जो गरीब है, वो लोग नदी के किनारे सब अपना सामान वामान ले जाकर वहीं पर खाना बना के रह रहा। आप लोगों को किस पर उम्मीद है कि जिला प्रशासन हमको सही काम करके दे सकता है या बीसीसीएल जो है वो सही कर सकता है? मेरे हित की आवाज़ कौन, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन आपके हित की आवाज़ उठा सकता है और कौन आपको राहत दे सकता है? अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर बहुत सारा आया, बहुत प्रकार के बोल के गए कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी 4 दिन की कितना दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। परसों नरसों आए थे कि 100 मीटर के दायरे पर जितना भी घर है, 100 मीटर के दायरे पर मैं भी आता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द कहीं शिफ्ट हो जाइए। अभी तक वो भी हम लोग को मैंने शिफ्ट होने का जगह नहीं मिला। पुनर्वास नीति जो सरकार की रहती है उसमें जो नए मकान बना कर दिए जाते हैं, वो सब मकान आप लोगों को नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। कागज वागज प्रक्रिया सब पर, हाँ, कागज की प्रक्रिया चल रही है। आधार कार्ड जमा हो गया, अब बोला कि हो जाएगा, तो हो रहा धीरे धीरे। कानून बोल रहा कि सरकार के जिस तरह से कानूनी कार्रवाई होता है उसी तरह से होगा। तो उस तरह से तो हमारा लग रहा कि 20-25 दिन लग जाएगा। तब तो हम लोग 20-25 दिन बाहर में खाना वाना बना के खा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा धनराज कुमार हरी। तो धनराज नाम है इनका, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पूरी घटना कैसे हुई और अचानक से रात में जब ब्लास्टिंग हुई, हेवी ब्लास्टिंग, और वहाँ पर जो मलबा दब गया उसमें एक ही परिवार के समझिए तो 3 लोगों की हताहत होने की सूचना फिर आई। उसके बाद एसडीएम लोकेश बोरंगे जो है वहाँ पहुँचे, जीएम लेवल के अधिकारी जो है बीसीसीएल के वो यहाँ पर पहुँचे, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुँचे, स्थानीय थाना की पुलिस, और तमाम तरह का तामझाम जो है वो दिखने को मिला। लेकिन जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उन्हें न्याय नहीं मिला, नहीं किसी प्रकार का मुआवजा मिला। और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी जो है अपनी हरकत में नहीं आई। तुरंत यदि एनडीआरएफ टीम को बुलाया जाता और तुरंत उनको अगर मलबे से निकाल लिया जाता तो 3 लोग हो सकता है कि सेफ भी रहते, उनकी मौत की सूचना हमारे तक नहीं आती और वो लोग अभी हंस खेल रहे होते। लेकिन जो पूरा घर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी बस्ती का हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से, ये पूरी बस्ती जो है वो ऐसे जगह पर है, ऐसे डेंजर जोन पर है कि कभी भी उनका जान माल का खतरा हो सकता है, कभी भी धरती फट सकती है और कभी भी वो काल के गाल में समा सकते हैं। बहरहाल हम आगे भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे और अलग अलग जगहों के, इसी बस्ती के अलग अलग जगहों की तस्वीर भी हम आपको साझा करते रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि अब प्रशासन, जिला प्रशासन या राज्य सरकार, चूंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि आए दिन क्यों कोयलांचल में इस तरह की जाने जा रही है और मौत का तांडव कहीं न कहीं पूरे कोयलांचल में घर कर गया है। देखना लाजमी होगा और यह भी हम लोग दिखाएंगे आपको कि कैसे आगे की बस्तियां जो है वो खाली पड़े हैं और वहाँ से लोग जो है अब पलायन को मजबूर हो चुके हैं और अवैध कोयला का काम करने वाले जो कोयला खनन माफिया हैं वो किस तरह से स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल से साठ गांठ करके और अवैध कोयले का कारोबार चलाते हैं और आम आदमी को इसका हर्जाना भरना पड़ता है। सहयोगी मुकेश के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।